Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेस्ट। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू कवर इट इन टू डिफरेंट लेक्चर्स. इन फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स एनाटमी, arterial supply, nerve supply, venous drainage and development. In second we are going to talk about the lymphatic drainage and all the clinicals. So let's start. Acha, what is it? How it's developed? The development of the breast. So the breast is developed from the milk line or line of milk or memory ridge or the line of Sulj. ठीक है. So during the embryonic development there is a line. ठीक है. There is a line on which the breast is developed. Right. So during the embryonic development in the 4th week of intrauterine life it appears. What appears? These lines appear. अच्छा, इस लाइन पे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कहीं भी हो सकती है, बट एज वी आर प्रोग्राम्ड कि हमारा ब्रेस्ट कहाँ पे डेवलप होगा? पेक्टोरल रीजन में. सो द नॉर्मली द ब्रेस्ट डेवलप्ड इन द पेक्टोरल रीजन. बट एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है कि द ब्रेस्ट कैन डेवलप्ड एनीवेयर ऑन दिस लाइन. तो ब्रेस्ट कैन डेवलप्ड हेयर, कैन हेयर, कैन बी हेयर, कैन बी हेयर, कैन बी हेयर, कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन. ठीक है. बट नॉर्मली ह्यूमन में क्या होता है? द ब्रेस्ट डेवलप्ड इन द पेक्टोरल रीजन, जो कि यहाँ पे होता है. अंडरस्टूड? चलो राइट. अच्छा, दो चीज़ें तो तुम्हें रटनी है ये वाली कि द ग्लैंड और द पैरेन्काइम ऑफ द ब्रेस्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्टोडर्मल एंड द स्ट्रोमा और जो सपोर्टिंग टिश्यू जैसे कि फैट हो गई या फिर फाइब्रस सेप्टम्स हो गए, दिस टिश्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीजोडर्मल. राइट. हाँ ठीक है, ये दोनों याद करनी है. ठीक है राइट. वैसे तो कोई पूछता नहीं है, बट अगर तुम अपने आंसर्स में ये लिखते हो तो काफ़ी अच्छा होता है. नाउ नॉर्मली द ब्रेस्ट डेवलप्ड इन द प्यूबर्टी इन फीमेल नॉर्मली, राइट, ड्यू टू द हार्मोनल इन्फ्लुएंस. कौन कौन से वो हार्मोन्स होते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द प्रोलैक्टिन हार्मोन. सो दिस 3 हार्मोन्स आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द फीमेल. राइट. नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर. सपोज 12 नंबर का क्वेश्चन आया ब्रेस्ट के ऊपर. सो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर आंसर? यू हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. सो वी आर डन विद द डेवलपमेंट कैसे होगा? मेमोरी रिलीज से होगा, 4th इंट्रायूटेराइन लाइफ में होगा, एंड द ग्लैंड इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल एंड द स्ट्रोमा इज डेवलप्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल. एंड इन द ड्यूरिंग द नॉर्मल डेवलपमेंट इन फीमेल 3 हार्मोन्स इंटरप्ले करते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द प्रोलैक्टिन हार्मोन. सो वी आर डन विद द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. इतना ही छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं होता है वो. नाउ वी कम टू द ब्रेस्ट. नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा पूरा ब्रेस्ट की एनाटमी. ओके, एनाटमी से पहले व्हाट इज ब्रेस्ट? सो ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. अच्छा, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, सिचुएशन एंड एक्सटेंशन. व्हाट इज सिचुएशन? आपका ब्रेस्ट सिचुएटेड कहाँ पे? सो द ब्रेस्ट इज सिचुएटेड इन द pectoral region. So this is pectoral region, right? So breast is situated in the pectoral region and in superficial fascia. कहाँ पे होता है? This is present in the superficial fascia of the pectoral region. So this is the situation of the breast. Now what is the extension of the breast? कहाँ से लेके कहाँ तक breast extend हुआ है? इसका मतलब क्या? जो आपका pectoral region है, right? यहाँ पे आपका breast कहाँ पे extended है? कहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे कहाँ तक है? medial से लेके laterally कहाँ तक है? So we are going to first talk about the vertical extension. So vertically जो हमारा breast है वो situated होता है between 2nd rib and the 6th rib. See this is the rib. यहाँ पे क्या होगा? rib होगा, right? यहाँ पे क्या होगी? इसके नीचे breast के नीचे क्या होगा? rib होगा. तो 2nd rib and the 6th rib के बीच में क्या होता है? extension होता है. और nipple कहाँ पे present होता है? 4th intercostal space. See this is intercostal space. तो जो rib होती है ना, उनके बीच में जो space present है उसको क्या बोलते हैं? Intercostal space. So the nipple is present in the 4th intercostal space, but the extension of the breast is between 2nd to 6th rib. ठीक है. This is the vertical extension. Now let's talk about the medial extension. Medial extension का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे आपका sternum है, राइट? medial extension बोल रहा हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? horizontal extension, राइट? तो सपोज यहाँ पे आपका sternum है. So this is your sternum और यहाँ पे दूसरा breast होगा, right? So this breast is situated from the medial side to the lateral side. तो medial side में सबसे पहले क्या है? जस्ट sternum है ना,
तो स्टर्नम की ये वाली कौन सी साइड होगी, लैटरल साइड। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द स्टर्नम, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द स्टर्नम और द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। अच्छा, एक्सिलरी लाइन क्या होती है, देयर आर 3 एक्सिलरी लाइंस, कौन कौन सी, एंटेरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। अभी बताता हूँ। सी दिस इज योर पेक्टोरल रीजन। यहाँ पे जो आप पहला ये फोल्ड पकड़ोगे ना, सी अपने आर्म को आगे करो और यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करो। सो दिस इज योर फर्स्ट फोल्ड, सो दिस इज फर्स्ट एक्सिलरी लाइन और एंटेरियर एक्सिलरी लाइन। पीछे पकड़ोगे, पीछे भी एक फोल्ड पकड़ पाओगे। सो दिस इज ऑल्सो अ फोल्ड, सो दिस इज पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो इनके बीच में जो एक्सिलरी लाइन होगी ना, उसको बोलते हैं मीडियल एक्सिलरी लाइन। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक फोल्ड है, एक पीछे फोल्ड है, इन दोनों फोल्ड को पकड़ो, राइट। तो ये एंटीरियर फोल्ड और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, दिस इज द पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, और इसके बीच में जो लाइन होगी ना, उसको बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। तो हमारा ब्रेस्ट कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होता है, हॉरिजॉन्टली। सो इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। इसका नाम क्या है, लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम। सी हमारे पास स्टर्नम होते हैं ना यहाँ पे, इफ दिस इज आवर स्टर्नम, इफ दिस इज माई स्टर्नम, तो ये कौन सी बॉर्डर हो गई मेरी, लैटरल बॉर्डर। दोनों तरफ लैटरल बॉर्डर होगी ना, सो दोनों तरफ लैटरल बॉर्डर होगी। तो फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम कहाँ पे, मिड एक्सिलरी लाइन तक, ठीक है। दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेस्ट in horizontal way. So this is the vertical extension and this one is the horizontal extension. समझ आया क्या आपको ना। अब सुनो जो सिचुएशन जो है ना हमारा ब्रेस्ट का सुपरफिशियल फेशिया में, सो द ब्रेस्ट इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल फेशिया एक्सेप्ट एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस क्या होता है, सी ये जो पूरा आपका ब्रेस्ट है, राइट, इसमें ये जो ऐसे नुकीला सा निकला पड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। सो दिस इज नॉन एट एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, और ये सुपरफिशियल फेशिया में नहीं होता। तो ये कहाँ पे होता है, जस्ट डीप टू द सुपरफिशियल फेशिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका सुपरफिशियल फेशिया है तो डीप क्या होगा, जस्ट डीप इज देयर एक्सिला और आर्मपिट। तो जो हमारा एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होता है ना, वो कहाँ पे होता है, आर्मपिट में होता है, यानी कि इसके जस्ट अंदर होगा। अच्छा, अंदर जाने के लिए कोई ना कोई फोरामेन या फिर होल चाहिए होता है। तो ये जिस फोरामेन से जाता है उसका नाम क्या होता है, फोरामेन ऑफ लैंगर। अच्छा, जब मेरी सर्जरी की पोस्टिंग चल रही थी ना, तो जब ब्रेस्ट काट के वो लोग निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स ने हमसे पूछा था कि वो कौन सा फोरामेन है जिससे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस अंदर की तरफ जाती है फ्रॉम द सुपरफिशियल फेशिया। तो इट वाज फोरामेन ऑफ लैंगर। किसी लड़की ने जवाब दिया था, मैं भी वहाँ था, मैं भूल गया था उस दिन, मतलब मैं बोल रहा था फोरामेन लैंगर हैन ऐसे बोल रहा था, ठीक है। लैंगर हैन अलग होता है, दिस इज फोरामेन ऑफ द लैंगर। तो फोरामेन ऑफ द लैंगर is a space from which the axillary tail of spines goes into the armpit. कहाँ से, superficial fascia से। So we are done with this diagram, right? एग्जाम में आएगा तो आपको ये बनाना है। आप ब्रेस्ट लिखोगे, देखो फर्स्ट पॉइंट आपका डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, सेकंड पॉइंट आपका द मॉडिफिकेशन सिचुएशन एंड द एक्सटेंट ऑफ द ब्रेस्ट। अच्छा, मैंने आपको ये बताया ना, द ब्रेस्ट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। व्हाट इज ब्रेस्ट इज अ modified sweat gland, so it is a sweat gland but modified one. Okay, now second point आपको समझ आ गया कि this is the situation and extension of the breast। तो आपको दूसरी डायग्राम ये बनानी है। now एक चीज़ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, see what are the contents of the superficial fascia of the pectoral region। see this is the pectoral region, और हमें पता है कि पेक्टोरल, जब भी हम कोई भी रीजन काटते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, स्किन आता है, देन superficial fascia, then deep fascia, then muscles. So in the pectoral region जो हमारा ये रीजन है ना, इसके superficial fascia में 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से, एक आर्टरी होती है, मतलब आर्टरी, देयर आर सम आर्टरीज, देयर आर सम नर्व्स एंड देयर इज अ ब्रेस्ट एंड देयर इज अ प्लेटिस्मा मसल। अच्छा, प्लेटिस्मा जो मसल होती है ना, वो हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे। वो पूरा नेक में होता है, राइट, और क्लेविकल पे अटैच होता है, फिर ऊपर जाता है, मैंडिबल पे अटैच होता है, फिर ऊपर जाता है थोड़ा सा। सो प्लेटिस्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मसल जो कि हम हेड नेक में पढ़ेंगे, राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ब्रेस्ट पढ़ना है। और ब्रेस्ट पढ़ते पढ़ते जब हम आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आर्टरी सप्लाई पढ़ लेंगे, और नर्व सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी नर्व सप्लाई कवर हो जाएगा। सो हेयर वी आर गोइंग टू कवर दिस 3 थिंग्स, जो कि कंटेंट है किसका, दीज आर द कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। एक चीज़ जो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, प्लेटिस्मा मसल, वो हेड एंड नेक में पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द नेक।
सो बिफोर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर गो एंड रीड योर बुक। तो आपको समझ आ जाएगा कि सुपरफिशियल जो फेशिया है पेक्टोरल रीजन की, उसके 4 कंटेंट है, आर्टरीज जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी, नर्व्स जो कि पढ़ने वाले हैं, और ब्रेस्ट, और जिसके साथ एक प्लेटिज्मा मसल। समझ आया क्या? चलो ना, व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ दिस ब्रेस्ट? सुपरफिशियल रिलेशन हम देखते हैं। तो सुपरफिशियली क्या होगा, सी दिस इज द ब्रेस्ट, सी दिस इज द ब्रेस्ट, राइट। तो ब्रेस्ट के सबसे ऊपर क्या होगा, स्किन होगा ना, और स्किन के बाद क्या होगा हमारा, सुपरफिशियल फेशिया होगा। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही ब्रेस्ट होता है, राइट। बट जब हम ब्रेस्ट के रिलेशन देखते हैं तो एंटीरियर रिलेशन और द सुपरफिशियल रिलेशन, नॉट एंटीरियर, सुपरफिशियल बोलो। तो सुपरफिशियल क्या होगा, स्किन होगी, और स्किन के जस्ट बिलो क्या होगा, सुपरफिशियल फेशिया होगा, जिसमें हमारा ब्रेस्ट प्रेजेंट है। नाउ डीप रिलेशन क्या होता है, अच्छा सुपरफिशियल रिलेशन में एक और चीज़ लिख सकते हो क्या, प्लस प्लेटिज्मा है ना, क्योंकि प्लेटिज्मा इज ऑल्सो कॉन्टेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल रिलेशन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द प्लेटिज्मा ब्रेस्ट के रिलेशन में। नाउ डीप रिलेशन क्या होगा, डीप रिलेशन होगा, याद करो जब हम पेक्टोरल रीजन पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था, पेक्टोरलिस मेजर मसल होता है, उसके पीछे पेक्टोरलिस माइनर होता है, नीचे सेरेटस एंटीरियर होता है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, पेक्टोरलिस मेजर, देन क्लेविपेक्टोरल फेशिया होता है पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर, देन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अच्छा, जो हमारा एब्डोमेन है ना, सी दिस इज आवर एब्डोमेन में 4-5 इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, जिसमें से एक मसल का नाम होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और भी मसल्स होते हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, वो सब हम जब एब्डोमेन पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, वो भी सिर्फ यहाँ पे इतना नाम याद रखना है। तो यहाँ पे एक मसल होती है जिसका नाम होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, वो ऐसे प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे, राइट। तो ये रहा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और ये रहा हमारा क्या बोलते हैं इसको, पेक्टोरलिस मेजर मसल। सो दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्रेस्ट प्रेजेंट है। सो डीप रिलेशन में क्या क्या आ जाएंगे, डीप रिलेशन में आएगा पेक्टोरलिस मेजर, और पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर कौन सा फेशिया था, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, और नीचे कौन सी मसल है एब्डोमेन में, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, है ना, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एंड सेरेटस एंटीरियर मसल। सेरेटस एंटीरियर में आपको पता है ना, सेरेटस एंटीरियर हमारे स्कैपुला से होकर आगे रिब की तरफ आती है, जिसकी 8 डिजिटेशन होती है। चलो, सो दीज आर द पोस्टेरियर रिलेशंस ऑफ द ब्रेस्ट। मैं आपको दिखाता भी हूँ, सी इफ दिस इज द ब्रेस्ट, ये कौन सी मसल है, चेंज करता हूँ मैं, ये कौन सी मसल है, ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। सी दिस वन इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल, राइट। अच्छा, ये देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो सी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इसके नीचे जा रही है ना, ब्रेस्ट के नीचे जा रही है, सो दिस इज द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो सेरेशन दिख रही है ना आपको, ऐसे उंगली की जैसी दिख रही है ना, ऐसे दिस इज लाइक अ फिंगर, दिस इज ऑल्सो लाइक अ फिंगर, दिस इज ऑल्सो लाइक अ फिंगर लाइक, ये क्या है, सेरेटस एंटीरियर है। समझ आया क्या आपको? सो आपको 4 मसल याद करने हैं, कौन कौन से, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, ये वाला, एक और कौन सा गया, नहीं 3 ही है, राइट। 3 मसल और 4, चौथा स्ट्रक्चर क्या है, पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर जो हमारा फेशिया होता है, कौन सा फेशिया, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। सो दीज आर द डीप रिलेशंस ऑफ द ब्रेस्ट, ये आपसे पूछते हैं। सो आपका 3 पॉइंट कवर हो गया। पहला पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, सेकंड पॉइंट ब्रेस्ट के एक्सटेंशन एंड सिचुएशन, थर्ड पॉइंट इज रिलेशन ऑफ द ब्रेस्ट। समझ आया कि आप कंटेंट क्या क्या लिखना है एग्जाम में। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ अब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं। दिस इज योर ब्रेस्ट, इफ दिस इज द ब्रेस्ट, हम क्या करते हैं, ऐसे कोरोनल सेक्शन लेते हैं, हम ऐसे काटेंगे ब्रेस्ट को और साइड से देखेंगे, ऐसे काटेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम द लेटरल साइड। तो हमारा ब्रेस्ट कैसे दिखेगा, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू, दिस इज हाउ द ब्रेस्ट इज गोइंग टू लुक लाइक। मैं आपको डायग्राम से ओरिएंटेट कराता हूँ। दिस इज क्लेविकल, राइट। ये वाला हिस्सा भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, नो भूल जाओ इस हिस्से को, ये वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाता हूँ। याद करो जब हम क्लेविपेक्टोरल फेशिया पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, ऐसा डायग्राम बनाया था, है ना, और यहाँ पे नीचे मसल थी सबक्लेवियस, यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल थी, ऐसे वो क्लेविपेक्टोरल फेशिया आता था, और एक्सिलरी सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द एक्सिला बनाता था, राइट। दिस इज दैट डायग्राम। समझ आ रहा है क्या? ये वाला जो आपको डायग्राम है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो पहले वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, क्लेविकल था, क्लेविकल के आगे हमारा कौन सा मसल हुआ करता था,
पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल के ऊपर कौन सा फेशिया हुआ करता था? क्लेविपेक्टोरल फेशिया। सो दिस वन इज द क्लेवी, जो ग्रीन कलर की है वो कौन सी है? क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है। अच्छा, मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, इसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। दिस है क्लेविकल पेक्टोरलिस मेजर मसल, क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अच्छा, क्लेविपेक्टोरल फेशिया तक समझ आया ना? अब सुनो, क्लेविपेक्टोरल फेशिया और जो मसल है इसके जस्ट अबव क्या होती है? मतलब सी दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसके ऊपर क्या होगा? ब्रेस्ट होगा। सो देयर वी गो, हेयर हमारा ब्रेस्ट है ना, ये रहा हमारा ब्रेस्ट। अच्छा, ब्रेस्ट में क्या क्या चीज़ें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो देखते जाओ। ये जो ब्लैक कलर की है ये क्या है? स्किन है। सो दिस इज द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, आगे जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है? निप्पल है। ठीक है, चलो। अच्छा, हमें सबको पता है कि ब्रेस्ट इज अ ग्लैंड जिससे मिल्क सीक्रेट होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है ना पर्पल कलर में, ये क्या है? ये ग्लैंड्स है। समझ आया क्या आपको? और आपको पता है ग्लैंड्स में क्या होते हैं? लोब्यूल्स होते हैं। सो दिस इज वन लोब्यूल, दिस इज अनदर लोब्यूल एंड दिस इज अनदर लोब्यूल। और लोब बोल सकते हैं सीधे, लोब के अंदर लोब्यूल होता है। तो वन लोब, सेकेंड लोब एंड थर्ड लोब। बहुत सारे लोब होते हैं, 10 से 15 लोब होते हैं। अभी मैं इसमें स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि डायग्राम तुम्हें ड्रॉ कैसे करना है एग्जाम में। तो आप ऐसे ये वाला डायग्राम एक्सिला वाला बनाओगे, उसके ऊपर ब्रेस्ट बना दोगे, है ना, और उसमें 3-4 लोब्स बना दोगे। लोब, अच्छा, लोब का जो एंटीरियर वाला हिस्सा होता है ना वो डायलेटेड होता है। सो डायलेटेड हो गया, डायलेटेड का मतलब बड़ा। सो देखो, डायलेट हो गया, डायलेट हो गया, डायलेट हो गया, इसको बोलते हैं साइनस। क्या, कौन सा साइनस? लैक्टिफेरस साइनस। सो दिस इज लोब एंड दिस वन इज द लैक्टिफेरस साइनस। अच्छा, लैक्टिफेरस साइनस जाके पियर्स करता है निपल को। लैक्टिफेरस साइनस क्या करता है? जाके पियर्स करता है निपल को बाई द हेल्प ऑफ बाई फॉर्मिंग अ डॉक्ट। डॉक्ट का नाम क्या है? लैक्टिफेरस डॉक्ट। तो ये रहा लोब, उससे बना लैक्टिफेरस साइनस, और लैक्टिफेरस साइनस से क्या बना? डक्ट। डक्ट का नाम क्या है? अच्छा, बैक हो गया। डक्ट का नाम क्या है? डक्ट का नाम है, अरे यार, डक्ट का नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट विल गोइंग टू पियर्स द निप्पल, है ना, और निप्पल में क्या होती है? ओपन हो जाती है। समझ आया क्या आपको? चलो, ये वाले डायग्राम बनाना किसके ऊपर? एक्सिला। ये एक्सिला वाली डायग्राम थी ना, क्लेविपेक्टोरल वाली फेशिया वाली डायग्राम थी ये वाली। तो इसके ऊपर क्या बनाना है? ब्रेस्ट बनाना है, और ऐसा बना देना है। समझ आया क्या आपको? अच्छा, ये ग्रीन कलर वाली क्या चीज़ें हैं? ये है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। क्या नाम है इनका? सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर है ना, दे आर द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। क्या है ये लोग? फाइब्रस टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट। आपको सब समझ आ जाएगा। रुको रुको, अभी ध्यान से पहले डायग्राम बनाना सीखो। आप एक बार डायग्राम बनाना सीख लोगे ना, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो फिर से एक बार बताता हूँ, ये रहा हमारा एक्सिला वाला कट सेक्शन, जिसमें हमारा क्या बनाना है? क्लेविकल बनाना है। क्लेविकल के साथ पेक्टोरलिस मेजर मसल बनानी है। पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर क्या बनाना है? क्लेविपेक्टोरल फेशिया बनाना है। ठीक है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया बनाना है। अच्छा, इनके ऊपर क्या बनाना है? ब्रेस्ट बना देना है। ब्रेस्ट में क्या क्या बनाना है? ग्लैंड्स बनाने हैं। ग्लैंड्स मतलब लोब्स। लोब्स को आगे डायलेट कर देना है और उनको लिखना है लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस से क्या निकलेगा? डक्ट्स निकलेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट, और वो पियर्स कर जाएंगे निपल्स में। ठीक है, निपल में पियर कर गया। उसके बाद क्या बनाना है? ग्रीन कलर की आपको क्या बनानी है? सेप्टम बनानी है। जैसे इसमें ग्रीन कलर का ना, तो वहाँ पे भी ग्रीन कलर बनाना, क्योंकि ये दीज आर द सेप्टम्स, दीज आर द लिगामेंट्स। ये क्या है? लिगामेंट्स। और आपको पता है ना लिगामेंट ग्रीन कलर से बनाते हैं। तो दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। इनका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। ठीक है, अब सुनो, ये जो येलो कलर का जो है ना, इसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। अच्छा, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड। ठीक है, किसी भी चीज़ के बिहाइंड। जैसे जब हम किडनी पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या? पेरिटोनियम के पीछे होता है वो। अगर आपने सुना होगा कभी, तो जो आपका किडनी होता है ना, वो आपके स्टमक बोल रहा हूँ, जो आपका एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन के एकदम पिछले वाले वॉल में होता है। तो पेरिटोनियम के पीछे होता है वो, इसलिए उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। वैसे ही जो आपका ये स्पेस है ना, जो ये स्पेस येलो कलर से जो मैंने स्पेस बनाया है, सी दिस इज द स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या होता है? रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी क्यों? क्योंकि रेट्रो का मतलब पीछे और मेमोरी का मतलब ये ग्लैंड। तो इस ग्लैंड के पीछे है ना स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। समझ आया क्या? अच्छा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस रेट्रो मेमोरी स्पेस? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्पेस अलाउ
मोमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। आपको पता है ना, ब्रेस्ट को आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हिला सकते हो। सो जो मोमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होती है ना, वो किसकी वजह से हो पाती है? दिस रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस की वजह से। ठीक है, चलो। अच्छा, आपको पता है कि देयर इज अ सर्जरी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट सर्जरी। काफ़ी लोग काफ़ी बेवकूफ़ बोलना नहीं चाहिए, चलो छोड़ो। काफ़ी लोग क्या करते हैं, देयर इज़ अ सर्जरी जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट इनलार्जमेंट सर्जरी। उसमें वो क्या अपने ब्रेस्ट में क्या इंसर्ट कराते हैं? इम्प्लांट्स, है ना। लोग अपने ब्रेस्ट में क्या करते हैं? इम्प्लांट्स लगाते हैं, प्रोस्थेसिस बोलते हैं उनको। तो इम्प्लांट्स और प्रोस्थेसिस अपने ब्रेस्ट के अंदर लगाते हैं, राइट। और वो कहाँ पे लगाते हैं? इसी स्पेस के अंदर लगाते हैं। तो क्या होता है, जो पूरा ये ब्रेस्ट है ना, तो यहाँ पे वो लोग इंसिजन लेते हैं नीचे की तरफ से। इफ दिस इज द ब्रेस्ट, नीचे की तरफ क्या करते हैं? इंसिजन लेते हैं। नीचे की तरफ क्या लेते हैं? इंसिजन काटते हैं, और उसके अंदर प्रोस्थेसिस, जैसे कि प्रोस्थेसिस डाल दिया, है ना। और ये प्रोस्थेसिस ये जो इम्प्लांट डाला है, ये इम्प्लांट कहाँ डालेंगे ये लोग? दिस रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस में डालेंगे। तो आपको दो चीज़ समझ, दिस इज द क्लिनिकल का मतलब क्या? जो ये वाला बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स इज पुट देयर, ये क्लिनिकल है, राइट। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस स्पेस कंटेन्स वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड द नर्व्स। समझ आएगा आपको? तो ये दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस। कौन कौन सी? पहली, इट अलाउज द ब्रेस्ट मूव फ्रीली। तो ब्रेस्ट की जो फ्री मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है? रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस की वजह से। दूसरी, इट इज अ प्लेस वेयर द आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स आर पुट फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरीज। थर्ड इज इट इज द लोकेशन वेयर वी कैन फाइंड आर्टरीज, वेसल्स, है ना, आर्टरी वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स। ठीक है क्या? चलो, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द ड्रॉ द डायग्राम। तो आपने 4 चीज़ें सीख ली। पहली चीज़ें क्या सीखी? डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। सेकंड, ब्रेस्ट की एक्सटेंशन एंड द ब्रेस्ट का एक्सटेंशन एंड द सिचुएशन। थर्ड क्या समझा आपने? रिलेशन ब्रेस्ट का, एंटीरियर रिलेशन और द सुपरफिशियल रिलेशन एंड द डीप रिलेशन। फोर्थ क्या आपने सीखा? डायग्राम कैसे बनाना है। सो ये वाला डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, इतना बस लिख दोगे हो जाएगा। ये वाली डायग्राम बनाओ, क्योंकि इसमें हम दिखाते हैं कि जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होता है ना, कैसे अंदर जाता है, ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन बताते हैं। तो लिखने से अच्छा ये डायग्राम बना दो, ठीक है। चलो, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, रिलेशन क्या होती है। और ये वाली डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बनाया तो भाई क्या ही नंबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हेयर, ठीक है। ये वाला डायग्राम बनाओ, और जो लिखा है ना, सिर्फ उतना क्या करो, लेवल कर दो, और रेट्रोमेम्ब्रेन स्पेस के बारे में थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द, और आगे क्या क्या कंटेंट लिखना है हमें। अब हमने ये ओवरऑल ब्रेस्ट के बारे में समझ लिया कि ब्रेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है ना, ब्रेस्ट की एक्सटेंशन कहाँ पे है, डेवलपमेंट कैसे हुई, दिखता कैसे है। वी आर डन विद दिस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि और ब्रेस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, राइट। सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेस्ट। अब हम क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। अच्छा, पूरा ब्रेस्ट में क्या क्या आपको क्या क्या लगता है? उसमें क्या होगा? स्किन होगा, है ना, सपोर्टिंग टिश्यू होगी और ग्लैंड होगा। सो सी, वी हैव स्किन, राइट, वी हैव सपोर्टिंग टिश्यू जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और सपोर्टिंग टिश्यू के बाद हमारा क्या होगा? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, है ना, जिसको हम पैरेन्काइमा बोलेंगे। तो पहला क्या होगा? स्किन होगा। स्किन में 2 चीज़ें होती है। स्किन में क्या क्या होता है? एक तो निप्पल होता है और एरियोला होता है। मैं बताता हूँ क्या क्या होता है ये दोनों। तो देयर इज अ निप्पल एंड द एरियोला इन द स्किन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे पास? स्ट्रोमा, जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू 2 टाइप की हो सकती है, या तो हम फैट हो सकता है उसमें, है ना, ब्रेस्ट पे फैट होगा ना, तो फैट हो सकता है, और दूसरा फाइब्रस सेप्टम, है ना, फाइब्रस सेप्टम और द फाइब्रस स्ट्रोमा। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया क्या कि जो ये ग्रीन कलर का जो है ये वाला, ये क्या है? ये दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर, और इनका दूसरा नाम मैंने क्या बताया? दीज आर द फाइब्रस स्ट्रोमा। ये फाइबर से बने ना, तो फाइब्रस स्ट्रोमा। तो हम इसी की बात करेंगे यहाँ पे। जो हमारा स्ट्रोमा है ना, उसमें हम 2 चीज़ें करेंगे, या तो बोलेंगे फैट के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा फाइब्रस स्ट्रोमा, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर है। नाउ पैरेन्काइमा हम क्या पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा पढ़ेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू, कि मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ग्लैंड है वो किस टाइप की है, कैसी है, राइट। सो दीज आर द मेन कंटेंट ऑफ द ब्रेस्ट, कि ब्रेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्किन से। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट स्किन। स्किन में पहले क्या बात करेंगे? हम निपल की बात करेंगे। सी, अब निपल के ऊपर ये 3-4 पॉइंट हमें याद रखना है, जो कि हमें लिखना है, ठीक है। ये MCQs भी आ सकते हैं, और नॉर्मली आपके पूरे 8 नंबर या फिर जो 12 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये सब आ सकता है।
सो निप्पल के ऊपर क्या लिखेंगे? सी, मैंने आपको क्या बताया था, निप्पल जो हमारा है इट इज सिचुएटेड इन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये आपको पता है ना, दिस इज सिचुएटेड इन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. नाउ इट कंटेन्स सम स्मूथ मसल फाइबर्स, राइट, इट कंटेन्स सम स्मूथ मसल फाइबर्स एंड अ लॉट ऑफ द नर्व इनर्वेशन और नर्व एंडिंग. जो हमारी नर्व सप्लाई होती है ना वो बहुत जाके यहाँ पे बहुत सारी होती है निप्पल में. तो पूरे ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई कहाँ पे होती है? पूरे ब्रेस्ट में. कहाँ पे होती है? निप्पल में होती है. तो निप्पल इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ द नर्व्स इज सप्लाइड, जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती है. अच्छा, ये नर्व्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज दिस इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल, जो कि इंपॉर्टेंट होता है लव मेकिंग में. ठीक है, चलो. अच्छा, दिस निप्पल इज पियर्स्ड बाई 10 to 15 लैक्टिफेरस डक्ट. ये भी मैंने आपको समझाया, याद करो, यहाँ पे आओ. सी, दीज आर द लोब्स. लोब्स के बाद लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस साइनस के बाद लैक्टिफेरस डक्ट. अच्छा, ये जितने लोब्स हैं ना, मैंने आपको बताया ना कि 10 से 15 लोब्स होते हैं, तो 10 से 15 लैक्टिफेरस डक्ट भी बनेंगे. तो जितने भी ये डक्ट है ना, ये जाके निपल में क्या करते हैं? पियर्स करके ओपन करते हैं. तो निपल में सिर्फ एक छेद नहीं होता, बहुत सारे छेद होते हैं. कितने? 10 से लेकर 15 हो सकते हैं, और उन सबका नाम क्या होता है? लैक्टिफेरस डक्ट. तो एक निपल में 10 से 15 क्या हो सकते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग हो सकती है. ठीक है ना? चलो, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द निप्पल. क्या क्या था? इट इज़ प्रेजेंट इन द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. इसमें क्या होंगे? मसल्स फाइबर्स होंगे. पूरे ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा नर्व फाइबर कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा नर्व इनर्वेशन कहाँ पे होगा? निप्पल में होगा. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द लव मेकिंग. लास्ट पॉइंट क्या है? द निप्पल इज पियर्स्ड बाय द 10 to 15 लैक्टिफेरस डक्ट, जिससे मिल्क इजेक्ट होता है. समझ आया क्या कपो? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरियोला. सी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इससे एमसीक्यू आता है और ये वाले टॉपिक पे, ये वाली बात पे एमसीक्यू आएगा. ठीक है, सो एरियोला ध्यान से सुनो. अच्छा, एरियोला क्या है? निप्पल के जो सर्कमफेरेंस होना है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. वेरिएबल रीजन में क्या होता है? डार्कली पिगमेंटेड एरिया होता है. सी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर डायग्राम में होगा तो. सी, ये रहा. कैन यू सी? दिस इज द निप्पल, द स्मॉल वन इज द निप्पल, पर उसके आगे पीछे क्या है? पिगमेंटेड एरिया है. क्या है? पिगमेंटेड एरिया. सो दिस पिगमेंटेड एरिया व्हाट कॉल्स एरियोला. एरियोला आपको समझ आया क्या? कि निप्पल के सराउंडिंग में जो डार्कली पिगमेंटेड एरिया है ना, वो क्या है? एरियोला है. बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट नहीं होता. क्यों? कभी देखो, कुछ कुछ फीमेल्स में ये ज़्यादा भी होता है, कुछ कुछ फीमेल्स में ये कम भी होता है. किसी की एक्सटेंट ज़्यादा होती है, किसी की एक्सटेंट कम होती है. कोई लाइटली पिगमेंटेड होता है, कोई डार्कली पिगमेंटेड होता है. ठीक है, सो इट कैन वेरीज. सो इट इज़ नॉट constant, it depends on the female to female. Now it contains large number of the sebaceous gland. जो हमारा एरियोला है ना, वहाँ पे बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. क्यों? अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड का काम क्या होता है? ऑयली सिक्रीशन. सो इट प्रिवेंट द ड्राई एंड क्रैकिंग ऑफ द निपल. देखो, जो निपल होता है ना, वो ड्राई ना हो जाए और उसमें क्रैक्स ना आ जाए. ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ऑयली सिक्रेशन चाहिए. और वो ऑयली सिक्रेशन कहाँ से आता है? सेबेशियस ग्लैंड से आता है. और ये सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? निपल पे नहीं प्रेजेंट. निपल पे तो लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग है. ये सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एरियोला के पे. समझ आया क्या? अच्छा सुनो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सेबेशियस ग्लैंड था ना हमारा, जो प्रिवेंट कर रहा था ड्राइनेस एंड द क्रैकिंग ऑफ द निपल, इट गेट इनलार्ज्ड. ये बड़े बड़े हो जाते हैं. और जब ये बड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमेरी. ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमेरी. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो. सो क्या देख रहे? दिस इज द निपल, राइट. और ये रहा हमारा एरियोला. अभी एरियोला पे ध्यान से देखो, ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ये डॉट 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 है ना, दिख रहा है क्या? बड़े बड़े डॉट्स. तो ये जो डॉट्स है ना, ये इनलार्ज सेबेशियस ग्लैंड है. क्या है ये? इनलार्ज सेबेशियस ग्लैंड. और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमेरी. ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगोमेरी. ठीक है, यही है. सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट अबाउट द एरियोला. हमने क्या देखा? एरियोला में क्या है? एरियोला इज अ डार्कली पिगमेंटेड एरिया विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, वेरिएबल इन फीमेल टू फीमेल, एंड इट कंटेन्स लार्ज नंबर्स ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड, जो कि प्रिवेंट करते हैं ड्राइनेस एंड द क्रैकिंग ऑफ द निपल. एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिस सेबेशियस ग्लैंड enlarge and forms the tubercle of the Montgomery.
यहाँ पे स्पेलिंग गलत होगी ना, ओ नहीं होगा यहाँ पे, ये ओ नहीं होगा, ठीक है, काट लेना। चलो अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या है, स्किन में दो ही चीज़ पढ़ रहे हैं ना, निपल एंड एरियोला। इसमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, दिस टू स्ट्रक्चर्स आर डिवॉइड ऑफ द हेयर। तो हमारे पास बॉडी में देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी स्किन पे भी हेयर प्रेजेंट होगी, राइट, ठीक है, पर जो हमारा निप्पल और एरियोला होता है वहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। सो दे आर द डिवॉइड ऑफ द हेयर। ये बुक में लिखा है, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं है, तो ये बुक में लिखा था, मैं अभी बुक पढ़ रहा था ना तुम्हारी, ये यार ये वाली बेकार सी बुक, इसमें लिखा था कहीं तो कुछ तो लिखा था, दे आर डिवॉइड ऑफ द, मैं दिखा दूँ पेज नंबर बताता हूँ, पढ़ लेना जाके। पेज नंबर 40, पेज नंबर द स्किन सराउंडेड द बेस, ठीक है, ये पेज नंबर 40 ये वाला, और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। वही लिखा है, apart from the superficial gland, the areola contains some of the skin of the areola and the nipple is devoid of the hair, ठीक है, and there is no fat and there is no hair। मैंने फैट लिखना तो भूल ही गया, मैं नहीं लिखा है, मैंने नीचे वाले पॉइंट्स में लिखा है, नोट्स बनाते वक्त लिखना पड़ता है ना। सो यू कैन ऐड हेयर विद यार देर इज एंड नो फैट। बुक पढ़ा करो, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर देखने के बाद क्या करो, जाके बुक पढ़ो, बुक पढ़ोगे ना समझ आएगा। क्या करोगे, बुक से आके पढ़ोगे। एक मिनट। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन निपल एंड द एरियोला दे आर डिवॉइड ऑफ द हेयर एंड देर इज नो फैट, ठीक है। मैं ये नो फैट पता है मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं ना यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना फिर आपको समझ आएगा कि नो फैट वहाँ पे फैट क्यों नहीं प्रेजेंट होता। अच्छा, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया स्किन, और स्किन में हमने क्या पढ़ लिया, निपल एंड द एरियोला। आपको समझ आया क्या। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स अबाउट द निपल एंड द एरियोला, बुक में इतना ही लिखा है, ठीक है, और इतना ही पढ़ना है। सो आपको समझ आया क्या। अब चलो अब मूव करते हैं स्टोमा के ऊपर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ट्रैक मेंटेन करना पड़ेगा कि पहले क्या बोल रहे हो, फिर क्या बोल रहे हो, फिर क्या बोल रहे हो। क्योंकि जब मैं पढ़ता था ना फर्स्ट ईयर में, तो हमारी प्रोफेसर क्या कहती थी कि ब्रेस्ट में आपको तभी नंबर मिलेगा जब आप सीक्वेंस वाइज लिखोगे, ठीक है। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरी प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया था वही सीक्वेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो वी आर डन विद द स्किन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या पढ़ना है, ये और ये। अच्छा, हम दोनों को ना मैं साथ में पढ़ाऊंगा, ये स्ट्रोमा और पैरेन्काइमा को, ठीक है। आज सी वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रोमा। दो टाइप के स्ट्रोमा थे ना, फैटी स्ट्रोमा एंड द फाइब्रस स्ट्रोमा, और तीसरा क्या था हमारा, ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा, ठीक है। अब सुनो दो दो पॉइंट सबके बारे में। जो हमारा फैटी स्ट्रोमा है वो क्या है, फैट है, बस फैट और कुछ नहीं। सो प्रेजेंट बिटवीन सेप्टम, प्रेजेंट बिटवीन द फाइब्रस सेप्टम एंड द ग्लैंड। क्या मतलब, जो हमारा फैट है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फाइब्रस सेप्टम एंड द ग्लैंड। मैं आपको समझाता हूँ। सी दिस वॉज द ब्रेस्ट जो हमने ड्रॉ किया था, इसमें सेप्टम कौन सा है, सी दिस इज द सेप्टम, है ना, और ग्लैंड कौन सा है, दिस वन इज द ग्लैंड। तो इनके बीच में जो ये स्पेस बच गया ना, ये स्पेस किससे फिल होगा, ये स्पेस फिल होगा फैट से। इसलिए पहला पॉइंट क्या है, द फैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेप्टम एंड द क्या, ग्लैंड। आपको समझ आ रहा है ना, कितना आसान है ये सब, है ना। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, पूरे ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, एंड एब्सेंट इन निपल एंड द एरियोला। समझ आया क्या, क्यों हम ऊपर लिख रहे हैं कि एब्सेंट कहाँ पे होता है, निपल एंड एरियोला में, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर बट एब्सेंट इन निपल एंड एरियोला। सो दिस वाज अबाउट द फैटी स्ट्रोमा। एमसीक्यू आ सकता है, क्या क्या आ सकता है कि एमसीक्यू क्या कहाँ प्रेजेंट, सॉरी फैट कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, तो प्रेजेंट इन द फैटी सेप्टम एंड द फैटी सेप्टम एंड द ग्लैंड के बीच में होगा। सेकंड, हर पूरे ब्रेस्ट में होगा, प्रेजेंट इन ऑल द ब्रेस्ट, ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेप्ट निपल एंड द एरियोला। अच्छा, आपका एक बात बताऊं, द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज नॉट कॉन्स्टेंट इन फीमेल टू फीमेल। आपको पता है ना, हर फीमेल की ब्रेस्ट की साइज सिमिलर नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अमाउंट ऑफ द फैट।
तो अगर किसी फीमेल में ज़्यादा फैट है तो उसका ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा होगा, अगर किसी में कम फैट है तो उसका ब्रेस्ट का साइज कम होगा, राइट। सो इट डिपेंड्स हाउ मच फैटी स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन अ ब्रेस्ट, द साइज वेरीज, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज़ वैरी क्या करती है, द लोकेशन ऑफ द निपल। द लोकेशन ऑफ द निपल जो मैं आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बता रहा था ना, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर एग्जैक्टली सेम इन द मेल बट इज़ नॉट सेम इन द फीमेल। फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, निपल का जो लोकेशन होता है वो चेंज हो जाता है। सो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन द फीमेल। जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हम लिख रहे थे ना, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर द फीमेल, इट इज़ ओनली ट्रू फॉर द मेल। नाउ पहला हो गया फाइब्रस स्ट्रोमा, नाउ विल टॉक सॉरी फैटी स्ट्रोमा, नाउ विल टॉक अबाउट द फाइब्रस स्ट्रोमा। मैंने अभी आपको बताया फाइब्रस स्ट्रोमा का मतलब क्या, एक्सिलरी लिगामेंट ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर। जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, फाइब्रस स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सी फाइब्रस स्ट्रोमा एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्किन टू द पेक्टोरल रीजन। देखो ये सब नहीं समझोगे ना, बाद में आपको क्लिनिकल समझ नहीं आएगी, क्यों क्लिनिकल में प्यूडिडी अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, फाइब्रस स्ट्रोमा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्किन टू द पेक्टोरल फेशिया। मैं भी आपको समझाता हूँ। सी अभी हम क्या बोल रहे थे, ये जो सेप्टम था, इस सेप्टम का नाम क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द कूपर, है ना। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस स्ट्रोमा। अब ध्यान से देखो, इसकी एक्सटेंशन कहाँ से है, इसकी एक्सटेंशन फ्रॉम स्किन से लेके कहाँ तक जा रही है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पे, है ना। और ग्लैंड से भी जुड़ के कहाँ जा रही है, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पे। समझ आया क्या आपको, ये समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बाद में क्लिनिकल समझ आए। चलो, सो वी आर डन विथ दिस ऑल्सो। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फैटी स्ट्रोमा एंड फाइब्रस स्ट्रोमा। अब हम आते हैं ग्लैंड के ऊपर। अच्छा, ग्लैंड में जो हिस्टोलॉजी वाला पार्ट है ना, हिस्टोलॉजी वाला पार्ट आप ना हिस्टोलॉजी सेक्शन से देख लो। जो मैं हिस्टोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना, वहाँ पे देख लेना कि हिस्टोलॉजी अब तक ये क्या है, क्योंकि जब आप हिस्टोलॉजी पढ़ रहे होगे ना, वहाँ पे लाल पीला काला वाला उधर सब समझेंगे, इधर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या पढ़े, ग्लैंडुलर पैरेन्काइमा। तो कितने ग्लैंड्स होते हैं, मैंने आपको बताया, आपको 10 से 15 क्या होगा, लोब्स होगा। और वो कैसे अरेंज होंगे, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, अरेंज होंगे रेडियल फैशन में। रेडियल फैशन का मतलब क्या है, इफ दिस इज सर्कल, राइट, और मैं ये हमारा रेडियस है ना, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द रेडियस, मैं इतना ही भाई इतना, तो मैं इधर कर दूँ ये भी रेडियस, इधर कर दूँ ये भी रेडियस, है ना, इधर कर दूँ ये भी रेडियस। तो अगर एक पॉइंट से रेडियली कोई चीज़ मूव करती है ऐसे, इसको बोलते हैं रेडियल फैशन, है ना। एक पॉइंट से एक पूरे सर्कल, सी दिस इज अ पूरा सर्कल जिसमें मैं बैठा पड़ा हूँ, अगर मेरी मुंडी से ऐसा कुछ निकल रहा है, 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 तो ये क्या है, रेडियल फैशन में ऐसे 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 रेडियल फैशन में जा रही है चीज़ें, है ना। तो इसको बोलते हैं रेडियल फैशन। तो जो हमारा ग्लैंड है ना, वो ग्लैंड कैसे अरेंज होता है ब्रेस्ट में, तो इट इज़ अरेंज्ड इन द रेडियल फैशन। और कितने ग्लैंड्स होते हैं, 10 से 15 होते हैं। नाउ नियर इट्स टर्मिनल एंड इच डक्ट डायलेट टू फॉर्म द लैक्टिफेरस साइनस। ये दोनों चीज़ें आपको पता है, मैं आपको डायग्राम में फिर से लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सी पहली चीज़ क्या लिखा है, नियर इट्स टर्मिनल एंड इच ग्लैंड डायलेट टू फॉर्म द साइनस। सबको पता है जहाँ पे मिल्क प्रेजेंट होगा, यहीं पे मिल्क होगा ना, तो ये रहा हमारा लोब्यूल जिसमें मिल्क फॉर्मेशन होगा, और ये मिल्क यहाँ से आके यहाँ पे रेस्ट करता है, कहाँ पे, लैक्टिफेरस साइनस में। तो जब इसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मिल्क क्या होता है, इजेक्ट होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, हमारे पास 10 से लेके 15 ग्लैंड्स होंगे, है ना, बस इतना ही है। और जो हिस्टोलॉजी ऑफ द ग्लैंड है वो कहाँ पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे। अब आपको समझ आया क्या, अगर आपका क्वेश्चन आता है बड़ा सा, तो आप पहले क्या लिखोगे, डेवलपमेंट लिखोगे। डेवलपमेंट लिख दिया आपने, डेवलपमेंट लिख दिया, डेवलपमेंट के बाद एक्सटेंशन लिखोगे, एक्सटेंशन के बाद आप रिलेशन लिखोगे, रिलेशन के बाद ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में ये रेट्रो मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में क्या लिखना है, स्किन में क्या दो चीज़ें होती है, निपल एंड एरियोला। निपल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दोगे, एरियोला के बारे में डिस्कस कर दोगे। ये पॉइंट मत छोड़ देना, ये नर्व सप्लाई, ये सब नर्व सप्लाई और ये मोंटोगोरी वाला मत छोड़ देना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो निपल के बारे में थोड़ा लिख दिया, एरियोला के बारे में थोड़ा लिख दिया। उसके बाद आओ गया आप स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमा के ऊपर। तो स्ट्रोमा में 2 स्ट्रोमा होते हैं ना, सी फैटी स्ट्रोमा एंड द फाइब्रस स्ट्रोमा, और पैरेन्काइमा में सिर्फ ग्लैंड, है ना। तो फैटी स्ट्रोमा के बारे में कुछ पॉइंट लिख दोगे,
फाइब्रस स्ट्रोमा के बारे में 2 पॉइंट लिख दोगे, और ग्लैंड के बारे में बता दो कि 10 से 15 ग्लैंड होता है, और ये साइनस में, और जो उनका ग्लैंड होता है उनके टर्मिनल एंड में साइनस होती है जहाँ पे मिल्क प्रेजेंट होता है। और ग्लैंड के बाद क्या लिखना होता है, हिस्टोलॉजी ऑफ द मेमोरी ग्लैंड लिखना होता है। तो हम हिस्टोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। इसके बाद कौन सा पॉइंट लिखोगे आप, हिस्टोलॉजी वाला पॉइंट लिखोगे, जो कि दूसरे सेक्शन से डालना है इसमें। नाउ ये करने के बाद हमारा क्या होता है, ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी रह गया ब्रेस्ट की आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। अच्छा, आपको पता है ब्रेस्ट की आर्टेरियल सप्लाई हमने पहले ही पढ़ ली है, हमने पहले कंप्लीट कर ली है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब याद करो, जब हम एक्सिलरी नर्व पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने ये बातें की थी कि देखो भैया, एक्सिलरी नर्व ये रही है ना, ये क्या है हमारी एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व किसकी कंटिन्यूएशन होती है, सबक्लेवियन की कंटिन्यूएशन होती है ना। एक्सिलरी नर्व इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन। अब हमें ये भी पता है कि एक्सिलरी नर्व का सबसे पहला वाला ब्रांच कौन होता था। एक्सिलरी नर्व के 3 पार्ट होते हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना। तो पार्ट 1 से सबसे पहला ब्रांच कौन निकलता था, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी। सो जो सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी होगी ना, वो क्या करेगी, ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब सुनो, एक्सिलरी आर्टरी की सेकंड पार्ट से 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच निकलते थे। कौन कौन से, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक, ये देखो ये है थोरैको एक्रोमियम ट्रंक, और दूसरा कौन सा था, ये वाला, बताओ कौन सा था, बताओ। सो दिस वाज थोरैको एक्रोमियम ट्रंक, जो कि सेकंड पार्ट से आता था, और दिस वन इज अ लैटरल थोरैसिक आर्टरी, जो कि लैटरल साइड में मूव करती थी। तो ये वाली भी सप्लाई करेगी। सी, तो अब हमें ना ऊपर से कौन सप्लाई कर रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी से। सी, आपको ये डायग्राम समझ आ रहा है ना, सुनो मैं डायग्राम पहले समझाता हूँ। ये है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल के नीचे कौन सी आर्टरी होगी, सब क्लेवियन आर्टरी होगी। सब क्लेवियन आर्टरी के बाद क्या होगा, एक्सिलरी आर्टरी बनेगा। ठीक है ना, इतना तो समझ आया होगा ना भाई। अब सुनो, एक्सिलरी आर्टरी में हमने 3 पार्ट्स डिवाइड किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 से एक ब्रांच निकलती थी, कौन सी, सुपेरियर थोरैसिक आर्टरी, तो वो सप्लाई करेगी ब्रेस्ट को। पार्ट 2 से 2 ब्रांचेस निकलती थी, थोरैको एक्रोमियम ट्रंक एंड ये लैटरल थोरैसिक आर्टरी, तो ये दोनों सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। ठीक है, याद करो थोरैको एक्रोमियम ट्रंक की कौन ब्रांच आएगी, यहाँ पे 4 ब्रांचेज होती थी ना, तो यहाँ पे जो ब्रांच आती है वो कौन सी होती है, पेक्टोरल ब्रांच। सो दिस पेक्टोरल ब्रांच विल सप्लाई ब्रेस्ट। उसके बाद ये लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ये भी सप्लाई करेगी। अब लिखा नहीं, लिख देते हैं लैटरल थोरैसिक आर्टरी, लैटरल थोरैसिक आर्टरी, है ना। तो लैटरल थोरैसिक आर्टरी भी सप्लाई करेगी ना। उसके बाद सुनो, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों ही आर्टरी नहीं है तुम्हारे लिए। ये क्या है, ये है सब क्लेवियन आर्टरी। अच्छा सुनो, सब क्लेवियन आर्टरी की ना एक ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच होती है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, जो कि हम थोरैक्स में पढ़ेंगे। जब हम थोरैक्स पढ़ेंगे ना, तो थोरैक्स में ये आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टरी को, ये आर्टरी बहुत सप्लाई करती है, और इसके 8 ब्रांचेज होते हैं, हम 8 ब्रांच पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है। तो ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी स्टर्नम के लैटरल साइड में वैसे मूव करती है, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे मूव करेगी नीचे की तरफ, है ना, थोरैक्स के अंदर। तो इसका नाम होता है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस होती है, कौन सी ब्रांचेस होती है, परफोरेटिंग ब्रांचेस। सो दिस वन इज द परफोरेटिंग ब्रांचेस। कौन सी ब्रांचेस, परफोरेटिंग ब्रांचेस। इसमें लिखा होगा आपके बुक में 2nd, 3rd एंड 4th परफोरेटिंग ब्रांचेस। मैं नोट्स में डालना ही भूल गया। ये वाला डायग्राम आपको पता है ना, दिस डायग्राम, राइट। सो उसका नाम क्या है, उसका नाम है परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इन्होंने बुक में शायद मेंशन नहीं किया, मेंशन किया होगा, 2nd, 3rd एंड 4th होता है। 2nd परफोरेटर्स, 3rd परफोरेटर्स एंड द 4th परफोरेटर, जो मेरे को ब्लड सप्लाई में कहीं दिख नहीं रही। ठीक है, एक मिनट, मैं अपने नोट्स में देखता हूँ। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मेरे को डाउट हो रहा था। दिस इज माई नोट्स, दिस इज माई नोट्स, मैंने फर्स्ट ईयर में बनाए थे। मैंने भी नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा। कहीं तो मैंने पढ़ा था, शायद बुक रीड करते वक्त मैंने कहीं तो पढ़ा था 2nd, 3rd एंड 4th परफोरेटर। सो आप ना इसको क्या करोगे, आपका होमवर्क है, आप इस परफोरेटर को ढूंढो कि ये परफोरेटर कौन कौन से आते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है, सुनो।
जो ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ना, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी ये क्या सप्लाई करती है, जो हमारे से ये हमारे रिब्स है ना, तो रिब्स में ये इंटरकोस्टल स्पेस है ना, इंटरकोस्टल स्पेस। तो जितने भी इंटरकोस्टल स्पेस है ना, उतने में क्या जाती है, आर्टेरियल ब्रांच आती है। तो उन सारे ब्रांचेस का नाम होता है परफोरेटर, सॉरी, इंटरकोस्टल आर्टरी 1, सेकेंड इंटरकोस्टल आर्टरी, फर्स्ट इंटरकोस्टल आर्टरी, थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी, फोर्थ इंटरकोस्टल आर्टरी। तो वो सारी आर्टरी कहाँ से आती है, दो जगह से आती है। एक तो आती है अयोटा से, है ना, और दूसरी आती है दिस इंटरनल थोरैसिक आर्टरी से, इंटरकोस्टल स्पेस में। ठीक है, अब ये इंटरकोस्टल स्पेस की जो आर्टरीज होती है ना, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से परफोरेटर्स निकलते हैं। परफोरेटर्स का मतलब क्या, कोई भी मसल को ऐसे परफोरेट करके बाहर जाना। याद करो जब हम लोअर लिम्ब पढ़ रहे थे, तो लोअर लिम्ब में हमने क्या देखा था, जो एडक्टर मैग्नस मसल होती है उसमें से परफोरेटर्स निकल के आते हैं, है ना, और पीछे जाके सप्लाई करते हैं मसल्स को। सिमिलरली जो हमारा ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है वो कहाँ पे है, थोरैक्स के अंदर है। तो थोरैक्स के अंदर से कोई चीज़ बाहर आएगी तभी तो ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। अभी हम जो इंटरनल थोरैसिक आर्टरी का है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी प्रेजेंट है हमारे थोरैसिक केज के अंदर। तो थोरैसिक केज के अंदर से अगर कोई आर्टरी बाहर आना चाहती है तो पहले मसल्स को पियर्स करके आई ना, इसलिए इसका नाम होता है परफोरेटिंग ब्रांचेस। तो दिस परफोरेटिंग ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम द थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आउट फ्रॉम इनसाइड, है ना, बाहर आके और किसको सप्लाई कर रही है, ब्रेस्ट को कर रही है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ आ गया। एक और ब्रांच होती है, ब्रांच फ्रॉम द इंटरकोस्टल आर्टरीज। इंटर का मतलब क्या, बीच में, कोस्टल का मतलब क्या, रिब्स, है ना। तो इंटर, ये जो रिब्स है ना हमारी, ये पूरी रिब्स है, इनके बीच में इंटरकोस्टल आर्टरीज होती है। तो इंटरकोस्टल आर्टरीज के बिना ब्रांचेस आते हैं। और ये जो इंटरकोस्टल आर्टरी है ना, ये कौन सी इंटरकोस्टल आर्टरी है, ये आते हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है। देखो आपको ये सब समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये सब टॉपिक है थोरैक्स के, और जब तक हम थोरैक्स खोलेंगे नहीं हमें ये सारी आर्टरी समझ नहीं आएगी, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तुम क्या करोगे, इन दोनों चीज़ों को रट लो। कौन कौन सी दो आर्टरीज, एक तो परफोरेटर्स ऑफ इंटरनल थोरैसिक, दूसरी ब्रांचेस फ्रॉम इंटरकोस्टल आर्टरीज जो कि ब्रांच है अयोटा की। इतना रट लो। दिस इज ऑल अबाउट क्या, ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट, है ना। समझ आया क्या कि सबक्लेवियन से कौन आ रहा है, एक्सिलरी आर्टरी से कौन आ रहा है, इंटरकोस्टल से कौन आ रहा है, और अयोटा से कौन आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये इंटरकोस्टल जो आर्टरी है ना, इट इज द ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन। ठीक है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन। एक्चुअली फर्स्ट सबक्लेवियन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट का ब्रांच होता है। फर्स्ट पार्ट का होता है ना, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड या फिर फर्स्ट पार्ट का होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अ ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन। ठीक है ना। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको बोला जाए ना ब्लड सप्लाई बताओ, तो आपको दोनों सप्लाई बतानी है, आर्टेरियल सप्लाई बतानी है एंड वीनस ड्रेनेज बताना है। यहाँ पे वीनस ड्रेनेज होगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप आर्टेरियल सप्लाई बताओ, तो आप सिर्फ बोलोगे इतना, सिर्फ इतना बोलोगे। जब आपसे पूछा जाए कि आर्टेरियल सप्लाई बताओ, तो आप सिर्फ इतना बनाओगे। पर जब आपसे पूछा जाए कि जब आपसे पूछा जाए कि ब्लड सप्लाई बताओ, तो ब्लड सप्लाई में दोनों आता है, आर्टेरियल सप्लाई प्लस वीनस ड्रेनेज। चलो, तो हमने ब्लड सप्लाई में क्या देख लिया, आर्टेरियल सप्लाई देख लिया, अब हमें वीनस ड्रेनेज देखना है। सी बहुत आसान है, बीडीसी में भी इतना ही लिखा है कि जो हमारे वेन्स है ना, वेन्स, आपको पता है ना कि आर्टरी और वेन दोनों क्या होती है, साथ में चलती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेन्स फॉलोज द आर्टरी, यानी कि जितनी हमारे पास यहाँ पे आर्टरी थी ना, सी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सब के साथ क्या होगा, वेन होगा। क्या होगा, वेन्स होगा। सो द वेन्स फॉलोज द आर्टरी। अच्छा, ये सारी वेन्स पहले कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इट फर्स्ट कन्वर्जेस एट द बेस ऑफ द निप्पल। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, सपोज यहाँ पे आपका ब्रेस्ट है ना, और यहाँ पे आपका निप्पल है। तो जो ये आर्टरी, ये सारी वेन्स होगी ना, ये वाली कौन सी, ये पूरी जो वेन्स हमने बताई, ये सारी वेन्स कहाँ पे पहले कन्वर्ज होंगी, दिस ऑल विल कन्वर्ज एट द बेस ऑफ द निप्पल।
निपल के बेस पे क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, एंड दे विल फॉर्म द एनास्टोमोसिस, दे विल फॉर्म वीनस एनास्टोमोसिस। यहाँ पे वीनस एनास्टोमोसिस बनेगा। सुनो, ये प्लेक्सस ऑफ सैपी नहीं है, प्लेक्सस ऑफ सैपी आता है लिम्फेटिक ड्रेनेज में, अभी हम वीनस ड्रेनेज पढ़ रहे हैं। तो ये बना रहे हैं क्या, एनास्टोमोटिक वीनस प्लेक्सस और द एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल। तो ये हमारा बन गया। अब सुनो, ये वीनस सर्कल बनाने के बाद, ये वीनस सर्कल बन गया ना, ये वीनस सर्कल बनाने के बाद द ब्लड विल ड्रेन बाय 2 रूट्स। कौन कौन से, वो 2 तरीके कौन कौन से, सो दिस ऑल विल गो इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन। एक सुपरफिशियल वेन में जाएगी और एक डीप वेन में जाएगी। सुपरफिशियल वेन कैसे ड्रेन करता है, तो सुपरफिशियल वेन विल ड्रेन द ब्लड इन 2 डिफरेंट आर्टरीज। पहली कौन सी हुई, इंटरनल थोरैसिक वेन। अच्छा, इंटरनल थोरैसिक वेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सी ये आपका, ये रहा हमारा इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ये इंटरनल थोरैसिक आर्टरी है ना, तो इसके साथ जो वेन ऐसे रन कर रही होगी, ये होगी, वो होगी इंटरनल थोरैसिक वेन। तो जो सुपरफिशियल हमने पढ़ रहे थे ना, सी पूरा हमारा जो वेन था, सारे वेन्स कहाँ पे कन्वर्ज हो रहे थे, बेस ऑफ द निप्पल पे। और बेस ऑफ द निप्पल से 2 डायरेक्शन में क्या हो रही थी, वीनस ड्रेनेज हो रही थी, एक सुपरफिशियल डायरेक्शन एंड एक डीप डायरेक्शन है। एक कुछ वेन्स सुपरफिशियली ड्रेन होगी, कुछ वेन्स डीप होके ड्रेन होगी। तो जो सुपरफिशियल थी वो कहाँ पे ड्रेन होती है, 2 जगह। पहली इंटरनल थोरैसिक वेन्स में। इंटरनल थोरैसिक वेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इंटरनल थोरैसिक वेन। दूसरा कहाँ पे होगा, सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। सी दिस इज नेक, और यहाँ पे हमारे पास सुपरफिशियल वेन होता है ना। उसका नाम मुझे ढूंढ के बताना कि यहाँ पे जो वेन होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेन होती है उसका ये लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट में क्या होगा, ड्रेन होगा, ठीक है, समझाया क्या। तो जो भी वेन्स है उनके 2 तरीके हैं ड्रेन होने के, सुपरफिशियल तरीका, डीप तरीका। सुपरफिशियल में 2 जगह, इंटरनल थोरैसिक वेन्स एंड द सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। समझ आया क्या। तो दिस इज हाउ द सुपरफिशियल वेन ड्रेन्स। अच्छा, डीप वेन्स कहाँ पे ड्रेन होंगी, तो डीप वेन विल ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। अच्छा, एक्सिलरी वेन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सी ये रहा हमारा एक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ पे जो वेन्स होंगे ना, हालांकि उसका नाम एक्सिलरी वेन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, तो यहाँ पे जो हमारा, कहाँ गया भाई ब्लू कलर, यहाँ पे जो हमारा वेन होगा तो उसमें आके डीप वाली स्ट्रक्चर्स ड्रेन करेंगी। यहाँ पे एक्सिलरी वेन होगा ना, ये एक्सिलरी वेन, तो ये डीप वाली जो वेन है ना, सी द डीप वाला वेन, दिस विल ड्रेन इनटू एक्सिलरी वेन एंड द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल कहाँ पे होगा, सी जो हमारे ये इंटरकोस्टल स्पेस है ना, ये आगे भी है, लैटरल साइड में भी है और पीछे भी है। तो पीछे से वो रिप कहाँ से आती है, रिप पीछे से आती है ना, तो जो पूरा इंटरकोस्टल स्पेस होता है ना, वो पीछे से लेके लैटरल साइड से लेके आगे की तरफ होता है। तो पीछे जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना, उसमें जो वेन्स है उसमें जाके ड्रेन होगा। समझ आया क्या आपको। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सी इसकी डायग्राम मैंने नहीं बनाई, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड जा रहा होगा आपको। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो ये वेन्स है, सी दिस वेन्स फर्स्ट कन्वर्ज इनटू द, यहाँ पे एट द बेस ऑफ द निप्पल। अब बेस ऑफ द निप्पल से 2 तरीके से ये ड्रेन करेंगे, एक सुपरफिशियल तरीका, एक डीप तरीका। तो जो सुपरफिशियल तरीके हैं ना, वो वाले ब्लड कहाँ पे जाकर ड्रेन करेंगे, इंटरनल थोरैसिक वेन्स एंड द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, है ना, वेन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। एंड जो डीप वेन होगा, डीप वेन वो कहाँ पे जाएगा, एक्सिलरी वेन्स पे जाएंगे और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स पे जाएंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद हमारा कहाँ गया, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, अच्छा नर्व सप्लाई में क्या है, 3 चीज़ें। सी जब तुम अपना ये चैप्टर खोलोगे ना, पेक्टोरल रीजन, वहाँ पे ना मैंने अभी तुम्हें ये बताया क्या, ये वाला चीज़, सी ये वाली बताई क्या मैंने तुम्हें, कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, ऑफ द पेक्टोरल रीजन। इसमें मैंने क्या बताया, प्लेटिस्मा मसल बताया जो कि नेक में पढ़ना है।
मैंने ब्रेस्ट पढ़ा है, ब्रेस्ट हम लगभग पढ़ चुके हैं सिर्फ, है ना। उसमें हमने आर्टरी पढ़ ली। तो जो ये आर्टरी अभी हमने पढ़ी ना, दिस ऑल आर्टरीज आर द सुपरफिशियल कंटेंट कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, है ना। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो नर्व होगी। तो नर्व क्या है, वो भी क्या है, कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन, ठीक है क्या। तो फर्स्ट ही चैप्टर में तुम्हारा ये मिल जाएगा। सी नाउ, अब दीज आर द सुपरफिशियल नर्व्स। देखो ये डीप नर्व्स नहीं है, ये सुपरफिशियल नर्व्स है। तो इसमें तीन ग्रुप्स है। कौन कौन से, एक जो ऊपर नेक की तरफ होगा, है ना, क्लेविकल के ऊपर। तो जो क्लेविकल के ऊपर है ना उसको बोलेंगे सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, और इनकी रूट वैल्यू क्या होती है, C3 C4। ऊपर क्या है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, ठीक है। अच्छा, अगेन जब हम थोरैक्स पढ़ेंगे तो हमें ये वाली और ये वाली चीज़ समझ आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए तुम रट लो कि जो यहाँ पे होता है ना उसको बोलते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, और जो यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं लैटरल क्यूटेनियस नर्व। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सी, जो हमारी ओरिजिनल नर्व्स है ना, जो डीप नर्व्स होती है, इंटरकोस्टल नर्व्स, सी इंटरकोस्टल नर्व्स ऐसे मूव करती है हमारे सीने में, मतलब जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस है ना, तो इंटरकोस्टल स्पेस में इंटरकोस्टल नर्व ऐसे मूव करती है, और इनकी ना डिफरेंट ब्रांचेस होती है। तो जो आगे की तरफ जो ब्रांच जाती है ना उसको बोलते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, और जो लैटरल साइड की तरफ जो डिवाइड हो जाती है ना उनको बोलते हैं लैटरल क्यूटेनियस नर्व, है ना। तो यही एक ही नर्व होती है, एक ही नर्व होती है जो कि ऐसे मूव करती है इंटरकोस्टल स्पेस में। अगर उसकी एंटीरियर डिवीजन है तो उसको बोलेंगे एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, और उसकी जो लैटरल डिवीजन होती है उसको बोलते हैं लैटरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। तो ये नर्व सेम ही है, बस इनकी डिवीजन अलग अलग होती है। तो जो आगे की तरफ है उनका नाम क्या होगा, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, और जो लैटरल साइड की तरफ है उनको क्या बोलेंगे, लैटरल क्यूटेनियस नर्व। तो ये तीनों नर्व में से ब्रेस्ट को कौन सप्लाई करेगी, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व एंड द लैटरल क्यूटेनियस नर्व। पर ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है वो कहाँ पे सप्लाई करता है, ये ऊपर सप्लाई करता है, ठीक है, सिर्फ, है ना, क्लेविकल रीजन की तरफ सप्लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग ये पढ़ लेंगे जब हम थोरैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, हमें समझ आ जाएगा। अब सुनो, C3 C4 रूट वैल्यू किसकी है, सुप्रा क्लेविकुलर की रूट वैल्यू है। पर जो ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व और लैटरल क्यूटेनियस नर्व है ना, इनकी रूट वैल्यू अलग अलग है। कैसे, T2 से T6, और यहाँ पे T3 से T6। अच्छा, इनके बीच में जो गैप है ना, इस गैप को पता है कैसे याद रखना है, इस गैप को याद रखना है, याद करो ब्रेकियल प्लेक्सस। सी, ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट वैल्यू बताना जरा, C5 से लेके T1 तक, है ना। तो C5 से लेके T1 तक। अच्छा, इसके ऊपर जाओगे तो C3 एंड C4 होगा ना। इसके नीचे आओ, T1 से लेके T6, है ना। अब सुनो, C3 ये रहा, C3 C4, उसके बाद C5 C6 C7 C8 यहाँ C8 तक आ जाएगा ना यहाँ पे, और T1 यहाँ पे आएगा। T1 के बाद T2 यहाँ पे स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, T2 T3 T4 T5 T6। तो इनको याद कैसे करना है कि आपने ब्रेकियल प्लेक्सस वाले छोड़ देने हैं। क्या करना है, ब्रेकियल प्लेक्सस वाले रूट वैल्यू छोड़ देना है। उसके ऊपर जाओगे तो दो वैल्यू ले लो। दो वैल्यू कौन सी है, C3 C4, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर की रूट वैल्यू C3 C4। अब ब्रेकियल प्लेक्सस वाला फिर से छोड़ दो, है ना। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में T1 आता है ना, तो T1 के बाद नीचे क्या आएगी, T2 से लेके T6 तक, T2 से लेके T6। अच्छा, T6 तक ही जाना है, कैसे याद रखोगे, याद करो ब्रेस्ट का एक्सटेंशन। ब्रेस्ट का एक्सटेंशन कहाँ से था, T2 से लेके, है ना, T6 तक, मतलब सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक। सेकंड रिब था ना, सेकंड रिब टू सिक्स्थ रिब। तो ऐसे याद करो कि T2 से लेके T6 तक हमें जाना है यहाँ पे, ठीक है। और लैटरल साइड वाला कैसे याद रखोगे भाई, एक चीज़ तो याद रख लो ना कि लैटरल साइड में जब जाओगे ना तो T2 मत बोलना, तुम बोलना T3। लैटरल साइड में जब जाओगे ना तो T2 मत बोलना, बोलना T3। हालांकि जब तुम BDC की बुक खोलोगे ना, ये तो खुली रही, और इसमें ये देखोगे ना, ये वाली डायग्राम, ये वाली, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि T2 क्यों नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखना वो, क्योंकि ब्रेस्ट वहाँ तक जा ही नहीं पाती, ठीक है। समझ आएगा आपको। चलो एक बार बताऊँ क्या, ब्रेकियल प्लेक्सस वाला करना। ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर दो रूट वैल्यू C3 C4, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की आ जाएगी
ब्रेकियल प्लेक्सस वाला फिर से छोड़ देना। ब्रेकियल प्लेक्सस वाला छोड़ोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, T2 से स्टार्ट करोगे। और T2 से T6 कैसे जाना है, कैसे याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेस्ट था वो सेकेंड रिब से लेके 6th रिब के बीच में था, तो इसलिए क्या बोलोगे T2 से T6। कौन सा, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। और लैटरल क्यूटेनियस नर्व का रूट वैल्यू क्या था, T3 to T6। ठीक है, चलो सो वी आर डन विद द ब्रेस्ट, जिसमें आप फिर से मैं आपको बताऊँ कैसे लिखोगे। अगर ब्रेस्ट का सवाल है तो क्या लिखोगे, डेवलपमेंट लिखोगे। उसके बाद लिखोगे आप कि ब्रेस्ट का थोड़ा सा वो क्या एक्सटेंशन एंड द सिचुएशन ऑफ द ब्रेस्ट कैसा है। उसके बाद रिलेशन लिखना, फिर ये वाले डायग्राम बनाना, फिर रेट्रो मेमोरी स्पेस के बारे में थोड़ा लिख देना। उसके बाद आप बोलोगे स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में निपल स्किन में क्या क्या बोलोगे, स्किन में निपल और एरियोला के बारे में बोलोगे। देन आप स्ट्रोमा में बोलोगे ना, स्ट्रोमा में फैटी स्ट्रोमा एंड द फाइब्रस स्ट्रोमा। उसके बाद ग्लैंड के बारे में बात करोगे, ग्लैंड में ये दोनों पॉइंट लिख के हिस्टोलॉजी ऑफ द ग्लैंड के बारे में बात करोगे, जो कि हम हिस्टोलॉजी सेक्शन में पढ़ेंगे। देन आर्टेरियल सप्लाई में दोनों लिखोगे, ब्लड सप्लाई में दोनों लिखोगे। एक आर्टेरियल सप्लाई कैसे होती है, देन वीनस ड्रेनेज कैसे होता है, एंड देन नर्व सप्लाई लिखोगे लास्ट में। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ क्या लिखनी होती है, क्लिनिकल। तो जब हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम क्लिनिकल, और सारे क्लिनिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये लिखना होता है। तो जब आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आया ना, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक का सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।